मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। अगर आप टीजीटी पीजीटी कला विषय से किसी भी राज्य की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह अंक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों, प्रस्तुत है एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक भारतीय कला का परिचय। यह ऑडियो के रूप में प्रस्तुति है। एनसीईआरटी की किताबें केवीएस, एनवीएस और DSSB की टीजीटी कला की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य राज्यों की कला की परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत है आज चौथा अंक और इसमें चर्चा करेंगे भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर आइए सुनते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कर्ण, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो दक्षिण तथा पश्चिमी भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाक्टकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदायों वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण जैसे कि विदिशा, भरहुत, बोधगया, जयगपेट, मथुरा, खंडगिरी, उदयगिरी, भज, पावनी आदि पाए गए हैं। तो हम इनका क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भरहुत में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार हैं, यानी कि लंबी हैं। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है, लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियां चित्र की सतह से ज्यादा उभरी नहीं हैं। आख्यानात्मक उभार में 3 आयामों का भ्रम एक ओर झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्टता मुख्य मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई है। भरहुत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। कभी-कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई हैं, जबकि कहीं-कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। मूर्तिकारों के द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। आख्यान कथानक में यक्ष तथा यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में खासतौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप में छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को, जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्णन की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था और उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था। इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए से दिखाए गए हैं, किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। आकृतियों का उत्कीर्णन गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्यों तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा। भरहुत, बोधगया, सांची स्तूप, जगतपेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं। भरहुत की आख्यान रिलीफ यानी उत्कीर्णता में यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियां कह सकते थे।
एक ऐसे ही आख्यान उत्कीर्ण में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में और एक हाथी को ऊपर से उतर कर महारानी माया देवी की कोख यानी कि गर्भाशय में की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि रूर जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरन पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी की हिरन ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी उंगली से हिरन की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरन को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी जान नहीं बताएगा। वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। लेकिन जब राजा हिरन की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहां हिरन ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई हैं। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में जो स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गुथा हुआ दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती हैं, परंतु भरहुत में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी हैं और उसे देखा जा सकता है। सांची का स्तूप। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची के स्तूप एक मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेनगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप एक में ऊपर और नीचे दो प्रदक्षिणा पथ हैं। इसके 4 तोरण हैं यानी कि तोरण द्वार बने हुए हैं जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती। सिर काफ़ी उठे हुए हैं, बाहरी रेखाओं की कठोरता कम हो गई है, आकृतियों को गति दे दी गई है, आख्यान में विस्तार आ गया है, उकेरने की तकनीकें भरहुत की तुलना में अधिक उन्नति प्रतीत होती हैं। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा। सांची के स्तूप एक में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए हैं, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा राम ग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती हैं। हालांकि उनके रूपाकृति यानी अंग और प्रत्यंग में जो प्रस्तुति है उसमें काफ़ी अंतर है। मथुरा, सारनाथ एवं गांधार ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार जो कि अब पाकिस्तान में है व मथुरा और दक्षिण भारत में वेनगी जो कि आंध्र प्रदेश में है कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। गांधार की मूर्ति कला की परंपरा में बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया।
मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब में संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियां। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी हैं, लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषताएं पाई जाती हैं। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र भी पाए गए हैं। वैष्णव प्रतिमाएं, जिनमें कि मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं शामिल हैं, और शैव प्रतिमाएं, जिनमें उनके लिंगों और मुख लिंगों की प्रतिमाएं हैं, ये भी मथुरा में पाई गई हैं। लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई हैं। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों यानी कि चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई हैं। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल है और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया है। उनमें मांसलता दिखाई देती है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दिखाई दे पड़ते हैं और वे बाएं कंधे को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विषयासक्ति केंद्रितता आ गई थी। गोलाई बढ़ गई थी और वे अधिक मार्शल हो गई थी। ईसा की चौथी शताब्दी में भी यही प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मार्शलता में और कमी कर दी गई और मार्शलता में अधिक कसाव आ गया। इनमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दिखाया गया है। इसके बाद ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिमाण आकार में ही शामिल कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्टतः दिखाई पड़ती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्ति कला के 2 महत्वपूर्ण संप्रदायों का उदय हुआ, जिनका उल्लेख करना भी बहुत जरूरी है। मूर्ति कला का परंपरागत केंद्र मथुरा कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र भी बना रहा। उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर आए। सारनाथ में पाई गई जो बौद्ध प्रतिमाएं थी, उनमें दोनों कंधों को वस्त्रों से ढका हुआ दिखाया गया है। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है, जिसमें कि अलंकरण बहुत कम किया हुआ है। जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने की वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर के आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। गंगा की घाटी से बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात में देव निमोरी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया। अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे या पतले रूप में दिखाई गई हैं और वस्त्रों की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्यानुभूति बनी रही हैं। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में हम जानेंगे दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक, पश्चिम भारतीय गुफाएं, जिसमें कि अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में भी जानेंगे और एनसीईआरटी में दी गई सारी जानकारियों को प्रस्तुत करेंगे। तो फिर वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।